आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान को लेकर। आज का वीडियो हमारा है जो भाग दूसरे का है। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय पहले के भाग पहला पूर्ण कर लिया था, जिसमें हमने जो अध्याय की सामान्य जानकारी प्रदर्शन आधारित स्लाइडों से की थी। आज हम अध्ययन करेंगे ये सरल भाषा में लिखे गए नोट्स के आधार पर हैं। जो आज का हमारा अध्ययन बिंदु है वो है पादपों में पोषण के प्रकार एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय का नाम है पौधे में पोषण, यहाँ अपन इसे पादप पोषण भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। शुरू करते हैं, ध्यान रखना लाइन से। पोषण तत्व क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जो अपन प्रतिदिन भोजन करते हैं उसमें मुख्यतः एक संतुलित भोजन देखें तो उसमें 7 प्रकार के घटक होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं खाद्य रेशे। इन सभी से अपन को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से है जो अपन दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, और ये सभी घटक है जो पोषण तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार से पादपों में भी विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व उपस्थित होते हैं। अगला वर्ड है पोषण। पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब सजीव है जो प्रतिदिन दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए और जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करता है, तो वो किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना। अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है या अन्य किसी जीव पर निर्मित है जो निर्भर रहता है। ठीक है ना। तो उसके पोषण बोले तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, वही क्या कहलाती है? पोषण। अब देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है, मुख्य 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला है स्वपोषी पोषण। पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती हैं। इस विधि में क्या होता है, मतलब सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जैसे कि अपने आसपास में देख रहे हैं हरे पादप हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो है स्वपोषण या स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। इस स्लाइड में आप एक हरा पादप देख रहे हैं, ये है जो स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अगला प्रकार है वो है विषमपोषी पोषण। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु बोले तो जानवर विभिन्न प्रकार के, और अन्य जीव भी हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पादप बनाते हैं, उनसे है जो ग्रहण करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। और इसके भोजन की ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो है विषमपोषी पोषण। इनके उदाहरण जैसे कि मनुष्य, हम लोग आते हैं इसमें, जानवर, कीट पतंग, अमीबा, कवक, फंजाई, मसूरम, ये सभी है जो विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। इसमें इस स्लाइड में आप देख रहे हैं एक हरा पादप है, इस पर विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, मानव है, ये सभी है जो इन पर निर्भर हैं। ये सभी के सभी उदाहरण हैं विषमपोषी पोषण का। और जो मध्य में हरे रंग का पादप है वो है स्वपोषी का उदाहरण। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये अमीबा की है, ये भी विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। इसके अलावा अमीबा में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक बोले तो अलग प्रकार की होती है बाकी जीवों से। तो इस स्लाइड में आप समझेंगे कि अमीबा भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है। इसमें 4 स्लाइडें हैं। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं अमीबा है। अमीबा के ठीक बाहर एक आप है जो लाल रंग का खाद्य कण देख रहे हैं, ये जो है किस प्रकार से अमीबा इसको ग्रहण करता है। तो आप देख रहे हैं अगली स्लाइड में, जैसे अमीबा के
नज़दीक में खाद्य कण होगा तो अमीबा का जो बाहरी आकार है उसमें त्वरित रूप से परिवर्तन आ जाता है। मतलब ये अनियमित होता है, किसी भी प्रकार की आकृति को ग्रहण कर लेता है। तो ये खाद्य कण को ग्रहण करने के लिए कूटपाद बोले तो पादाब का निर्माण कर लेता है, जैसा कि स्लाइड बी में आप देख रहे हैं। आराम से देखिएगा। फिर है जो अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसमें है जो खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिका बोले तो भोजन ठहरने की एक खाली जगह बन जाती है जिसमें खाद्य कण है जो फंस जाता है। तो ये खाद्य रिक्तिका में खाद्य कण फंस जाता है। फिर है जो अमीबा उसको शरीर के अंदर है जो ग्रहण कर लेता है, जैसे कि स्लाइड डी में आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया एक अलग प्रकार की होती है और वो कूटपाद निर्माण कर लेता है और कूटपादों की सहायता से भोजन ग्रहण करता है और गति भी करता है, दोनों कार्य करता है। ये एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखना इसमें। फिर है जो आप देख रहे हैं, ये है जो कवक के उदाहरण हैं। इस प्रकार से मृत सड़े गले पदार्थ, जैसे कि ये एक पादप है जिसकी बाहरी त्वचा पर एक है जो कवक का निर्माण हो गया है, ऐसा कि आपने देखा ही होगा आसपास में। तो ये कवक के उदाहरण है, ये भी विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। फिर है ये मसूरम के, जो सामान्यतः खेतों में लगते हैं, जैसे कि कहीं पर मृत सड़े गले पदार्थ हैं और बरसात के दिनों में ये ज़्यादा लगते हैं और ये इनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी बनी जाती हैं। टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने में भी ये काम आते हैं, इसको खाने के रूप में उपयोग किया जाता है और ये प्रोटीन के भरपूर स्रोत होते हैं, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं खूंबी भी बोलते हैं। और इसके अलावा अब है विषमपोषी पोषण के प्रकार, ठीक है ना। अब अपने है जो पहले अध्ययन किया था वो पोषण के उदाहरण थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब है विषमपोषी के भी भाग होते हैं, वो उसमें दो भाग है। पहला भाग है मृतजीवी पोषण। क्या होता है? पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे मसूरम, कवक, फंजाई आदि इसके उदाहरण हैं। इनके उदाहरण अपने जो स्लाइडों में देखे थे पहले। तो ये सभी किसके हैं? मृतजीवी पोषण। मतलब ये जो भोजन ग्रहण करेंगे वो मृत बोले तो सड़ा गला पदार्थ होगा, वो इनका भोजन होता है, तो वो है मृतजीवी पोषण। अब है परजीवी पोषण। क्या होता है? पर है ना दूसरे जीव है ना, जीव है ना जीव, मतलब दूसरे जीव पर निर्भर, ठीक है ना, सामान्य ये अर्थ होता है इसका। तो इसमें देखेंगे पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों परपोषी के बनाए भोजन पर निर्भर रहता है। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है तो विषम पोषित हो गया। बाद में इसमें अलग से बात ये रहती है, ये मतलब दूसरे जो पादप है जैसे कि, ठीक है ना, अपना भोजन बनाते हैं तो उस पर ही निर्भर रहते हैं। किस प्रकार के उदाहरण हैं इसमें? अमरबेल, ये अमरबेल होती हैं। ये इस प्रकार से आप स्लाइड में देख रहे हैं, अमरबेल का है जो चित्र होता है, जो इस प्रकार से लपटी हुई रहती हैं। तो ये विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। अब है महत्वपूर्ण है ये बहुत ही, परजीवी और मरजीवी में क्या अंतर है, ठीक है ना। इस पर ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो परजीवी क्या होता है और मृतजीवी क्या होते हैं, दोनों में मुख्यतः अंतर। पहला अंतर है परजीवी में, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो मृतजीवी में पहला देखेंगे बिंदु आप, मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत, ये ध्यान रखना, मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ये इतना ही फर्क होता है। मृतजीवी है जो मृत या सड़े गले पदार्थों को ग्रहण करेंगे और परजीवी होंगे वो दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे किसी प्रकार, जैसे कि मानव शरीर पर जूं होती हैं, ठीक है ना। पशुओं पर जो है जो विभिन्न प्रकार के पिच्चू पाए जाते हैं, ठीक है ना, जोंक है, इस प्रकार के ये रक्त शोषने वाले जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी में दूसरा बिंदु, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। ये परजीवी होते हैं सामान्यतः परपोषी के शरीर के या तो ऊपर रहेंगे या फिर है जो भीतर रहेंगे, ठीक है ना। और मृतजीवी में
मेदजीवी मृत या सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं, ये ठीक है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जो मृत पदार्थ है, मटेरियल जो भी है, उसके ऊपर रहेंगे, ये इनका अंतर है। अब है जीवों में भोजन या खाद्य की आवश्यकता, ठीक है ना। जीवों में भोजन की आवश्यकता क्यों है? जीवों में खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो, प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं, दैनिक कार्य, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होती है? भोजन से। इस कारण है जो भोजन की आवश्यकता रह गई। दूसरा बिंदु, शरीर निर्माण के लिए, जैसे जैसे समय के अनुसार मानव शरीर में वृद्धि या विकास होता है, तो उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा वापस भोजन पर निर्भर है। अगला बिंदु, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर मतलब कहीं घाव लग जाता है तो पुनः वो ठीक होता है, तो उनके लिए भी वापस से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा से भोजन से जो ऊर्जा मिल जाती है। उसके बाद में कोशिका को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तो कोशिका ही क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। कोशिका से हमारा शरीर निर्माण हुआ है, तो कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा देने के लिए भी भोजन की आवश्यकता है। अब है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रकाश संश्लेषण, जिसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूछ सकते हैं एग्जाम में, समीकरण है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा है। तो ये क्या होता है? तो इसमें जो हरे रंग के पादप हैं, वो एक सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक है, उसमें हरे रंग का है, वो क्लोरोफिल वर्णक है, उन्हीं के कारण है। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और ये हमारे शरीर में नहीं होती हैं, इसका कारण है क्लोरोफिल है, जो हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होता है। इन कारण मानव है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर पाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। इस डायग्राम आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का है, जो प्रदर्शन आधारित स्लाइड है। इसमें सनलाइट दिखाई दे रही है, ये है जो पत्ती के ऊपर गिर रही है, पादप की पत्ती के ऊपर गिर रही है। इसके अलावा पत्ती को आवश्यकता है, आप एरो देख रहे हैं, एक वाटर में, एक CO2 की। ये है जो लीफ है जो इसको ग्रहण करेगी। इसके बाद में लीफ वापस से देगी प्रोडक्ट या उत्पादन, O2 बोले तो ऑक्सीजन, और इधर है जो भोजन, फूड। ये है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अभिकारक और उत्पाद हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अणुसूत्र है CO2, प्लस जल का अणुसूत्र है H2O। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक दोनों की उपस्थिति में जो उत्पाद बनता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये है जो पादप का भोजन है, और अपन भी जो ग्रहण करते हैं वही कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये इनके उत्पाद हैं। अब है पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री, मतलब जो पादप की पत्तियां होती है वो एक फैक्ट्री की तरह काम करती हैं उत्पादन के रूप में। दो प्रकार से, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री है। ये पहले अपने प्रक्रिया पूर्ण रूप से समझ ली थी। और पत्तियां हैं वही है जो मुख्यतः भोजन निर्माण का काम करती हैं पूरे पादप में। तो इस कारण है जो ये खाद्य फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। इसके अतिरिक्त हरे रंग का तना है तो वो भी भोजन बनाता है, हालांकि उनकी पत्तियां में ज़्यादा बनता है। तो इस कारण है जो वो खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। अब है रंध्र या स्ट्रोमेटा। क्या होता है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, और इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, O2 को तो वातावरण में छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से गैसों का लेन देन या विनिमय बोल सकते हैं, या आदान प्रदान अपन भी कह सकते हैं। तो ये कार्य कौन करते हैं? रंध्र कहते हैं। इसके अलावा रंध्र से वाष्पोजन की प्रक्रिया भी होती है, पानी भाप के रूप में उड़ता है और पादप के आसपास में नमी बनी रहती है, तो वो रंध्र कहलाते हैं। इस तरह जो स्लाइड में आप देख रहे हैं एक रंध्र का डायग्राम है, जिसमें द्वार कोशिका क्या करती है? रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करती है।
ठीक है। ये दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। फिर रंध्री द्वार, इनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। और फिर है जो साइड में लिप दिखाई दे रही है, तो यहाँ से एक रंध्र को जूम करके दिखाया हुआ है। अब है पत्तियों में रंध्र का कार्य, जैसे कि पहले आपने समझ लिया था, फिर भी आप देखेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, जिसमें गैस है O2 और CO2। फिर पौधों में वाष्पोजन की क्रिया भी रंध्रों के द्वारा होती है। पानी के भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया भी रंध्रों के द्वारा होती है। पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रंध्रों के द्वारा होता है। जैसे कि आपने देखा था पहले, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पादप भोजन स्वयं बनाते हैं, तो प्रकाश का ग्रहण करता है वो कौन करती हैं? रंध्र ही करते हैं। पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं वो ग्रहण करते हैं। अब एक क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है ना। ये मतलब बोले तो पादप हरे रंग का क्यों दिखाई देता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इनका आंसर होगा क्लोरोफिल वर्णक के कारण पादप हरे रंग का होता है। अब एक क्लोरोफिल का कार्य, ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है ना। ये मुख्यतः कार्य है, तो पत्तियों का हरा रंग का कारण वो क्लोरोफिल। इनके अतिरिक्त पादप में भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है? क्लोरोफिल वर्णक। अगर ये नहीं होता तो पादप भोजन अपना नहीं बना पाता। हाँ, अब ये प्रश्न बन गए हैं, वाई आर लीव्स ग्रीन, पत्ती हरे रंग की क्यों होती है? इनका आंसर होगा क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण। अब है पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है ना। जो पादप होते हैं वो किस प्रकार से खाद्य को संश्लेषण बोले तो एकत्रित किस प्रकार से करके रखते हैं, ध्यान रखना लाइन से। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। पौधे मृदा में उपस्थित जल खनिज पदार्थों को अवशोषित कर तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होने वाले एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे पदार्थ के रूप में पौधे उपयोग करते हैं। ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो पहले अपने पढ़ा वही है। अब है जो खाद्य संश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, तो सर्वप्रथम क्या होगा, पौधे मृदा में जड़ की सहायता से जल और खनिज लवण का अवशोषण करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी सूर्य के प्रकाश की, वो वातावरण मिल जाएगा। और सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर गिरेगा तो पत्ती के ऊपर क्या बजते हैं? रंध्र। और रंध्र क्या करेंगे? प्रकाश को ग्रहण करेंगे और वातावरण से CO2 को ग्रहण करेंगे और जड़ की सहायता से ऊपर वाटर आएगा और खाद्य पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। फिर खाद्य पदार्थ का है जो अभिक्रिया हो गई तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में है जो संश्लेषण होता है, ध्यान रखना। खाद्य संश्लेषण के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा ऑक्सीजन भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट को पौधे अपनी ऊर्जा के लिए संचित कर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन रंध्र द्वारा वापस बाहर आ जाती है। तो ऑक्सीजन को ध्यान रखना, ऑक्सीजन को संश्लेषित या एकत्रित नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को है जो एकत्रित कर लेते हैं। और फिर है जो पादप में वृद्धि या विकास होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बोले तो संश्लेषित किए गए खाद्य पदार्थ से होती हैं। अब है पत्तियों के अलावा पादपों में अन्य भागों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है ना। ये हरे रंग की पत्ती होती हैं, इनके अलावा पादप के अन्य भागों में भी है जो ये अभिक्रिया हो सकती हैं। तो पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन द्वारा जल सह को कम करने के लिए पत्तियां सलक और सूल रूपी हो जाती हैं। सलक मोटी, सूल का तात्पर्य है बोले तो कांटे रूपी। ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं बबूल है, ठीक है ना, कुम्हार पाटे हैं, इसमें कांटे के रूप में जो पत्तियों का है जो आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनमें जो पत्तियों में खाद्य संश्लेषण का निर्माण नहीं होता है तो वो हरे रंग का तना होता है वो है जो इनका निर्माण करता है। अब है शैवाल। आपने गीली दीवारों पर तालाब या ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो अपने आसपास में कहीं पर तालाब में आप देखे होंगे क्या होते हैं, वहाँ के पैंदे पर हरे रंग की है जो आप
बोले तो पादप दिखाई देते हैं, जिन्हें अपन कई बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है ना। तो वो शैवाल होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं, शैवाल। और शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये भी स्वपोषी पोषण के उदाहरण है। अब है शैवाल में हरा रंग। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये हरा दिखाई देता है। ध्यान रखना शैवाल का हरा रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण, और इसी कारण है जो अपना भोजन भी बनाता है। अब है पादपों में वाहिकाओं का कार्य। वाहिका बोले तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ तक है जो परिवहन करने का कार्य करती है, वो वाहिका कहलाती है। और पादप में होती हैं वो किस प्रकार की वाहिका होती है, देखें उनका कार्य क्या होता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो मृदा में जल होता है और खनिज लवण होता है, तो ये जड़ की सहायता से जहाँ पत्ती तक पहुंचती हैं, तो इनमें क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। और वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन होते हैं, पतली नली के रूप में ऐसी वाहिकाएं पाई जाती हैं, उन्हीं के माध्यम से जो परिवहन होता है। ये वाहिका नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ये बोले तो पूरे पादप में फैली रहती हैं और पतली नली के समान होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिका सतत मार्ग बनाती हैं। पोषकों बोले तो जो घटक होते हैं मृदा में उपस्थित को ग्रहण करने के लिए, उसके बाद में पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिका सतत बोले तो लगातार, बीच में टूटी हुई नहीं रहती हैं। अगर टूटी होती है एक जगह एकत्रित हो जाते हैं जो खाद्य कण हैं या पोषक कण हैं, वो इस कारण सतत मार्ग की तरह कार्य करती हैं। आज इतना पढ़ेंगे और इसमें ये गृह कार्य के रूप में आपको मैं 3 दे रहा हूँ, और जो आप लोग हैं जो भी करेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में। पहला प्रश्न है स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण क्या है, उदाहरण भी लिखिए, ठीक है ना। इनकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है इसमें। अगला प्रश्न, परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है। तो परजीवी और मृतजीवी मैंने पहले आपको बोला था और इसमें अंतर दे रखा है, वो आप भी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तीसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, इसका समीकरण लिखना। तो इनकी परिभाषा और एक समीकरण जो मध्य में आया था वो आपको लिखना है। धन्यवाद। आगे का है जो अपन देखेंगे अगले वीडियो में, जो होगा भाग 3।